हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एग्जाम जोन चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल की अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे आज पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गति कैसी है और पृथ्वी किस प्रकार से गति करते हुए अपने अक्ष पर घूमती है और इससे दिन और रात बनते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको पहले से ही पता होगा। लेकिन हम कक्षा 6 की किताबों के माध्यम से जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसमें जो भी प्रमाण मिलते हैं, हमको जो साक्ष्य मिलते हैं, जिस प्रकार की गतियां होती हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। बचपन से लेकर आज तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक, ये प्रमाणित है, घूमती है वो सूर्य के चारों ओर, जिससे दिन और रात बनते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पे नाचने के कारण अक्षों पे उसकी जो परिक्रमण कलाएं होती हैं उसके द्वारा वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और इसी के कारण हमको दिन और रात का पता चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपनी निश्चित गति से जब सूर्य के चारों ओर एक घूर्णन गति में कार्य करना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है, तब हमको दिन और रात का आभास होता है। ऐसा नहीं है कि सूरज निकलता है और डूब जाता है, निकलता है और डूब जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर पहुंच जाते हैं, इसलिए हमको अंधेरे का एहसास होता है और इसी अंधेरे के कारण हम दिन और रात को अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक, देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जो घूमती है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी घूम रही है। किस दिशा में घूम रही है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पृथ्वी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि घड़ी की उल्टी दिशा में जब ये घूमती है तो वो अपनी धुरी पे घूम रही होती है। अपनी धुरी पे घूमने के कारण हमको दिन और रात का आभास होता है। ठीक, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। कौन करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी का जो अक्ष है उस पर एक काल्पनिक रेखा देखने को मिलती है। कौन सी रेखा देखने को मिलती है? काल्पनिक रेखा, जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसके दो ध्रुव हैं। कौन कौन से ध्रुव हैं? एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से हमको देखने को मिलता है काल्पनिक रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं हमको देखने को मिलती हैं। ये जो बनी होती हैं इस प्रकार से, बनाने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये जो बनी होती हैं काल्पनिक रेखाएं ग्लोब में, ये जो रेखाएं बनी होती हैं वो काल्पनिक रेखा होती हैं। ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको मानव द्वारा निर्मित किया जा सकता है। मान सकते हैं कि मानव ने इसका निर्माण किया था अपनी कुशलता के लिए। ठीक, ये जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है। अगर हम देखेंगे, अभी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे कि पृथ्वी कैसे घूमती है अपनी ध्रुव पे और कैसे इसमें दिन और रात का परिवर्तन होता है। ठीक, पृथ्वी इसी अक्ष पे परितः घूमती रहती है। ठीक, पृथ्वी का झुकाव कैसा है? पृथ्वी, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश, 23 सही 1/2 अंश ये अब डिग्री झुकी हुई है। ठीक, तथा दूसरे शब्दों में पृथ्वी की जो कक्षा या तल होती है वो 66.5 अंश झुकी हुई है। ठीक, 66.5 अंश का कोण बनाती है। यानी कि पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है। अगर हम देखें कि ये गोल गोल हो तो ये गोल नहीं है, ये दोनों सिरों पे चपटी है। यहाँ भी चपटी है और यहाँ भी चपटी है। इसी के कारण हमको पृथ्वी के उस भाग को हम पूर्ण तरीके से अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं। और देखने का प्रयास करते हैं उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये कोण बनाती है। चलिए हम एक ग्लोब के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये पृथ्वी है हमारी। इसमें कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। ठीक, ये कितने अंश झुकी हुई है? ये 23.5 अंश झुकी हुई है। और कोण कितने अंश का बनाती है? इसके बीच में 66.5 अंश का कोण बनाती है। ये जो कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये कोण कितना है? 66.5 अंश का कोण है। और ये जो पृथ्वी की झुकाव है वो 23.5 अंश है। ठीक, पृथ्वी कक्षीय समतल है। यानी कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से देखा जाए, बीचों बीच से अगर देखा जाए, ये वाली रेखा
ये रेखा देखी जाए तो ये कक्षीय समतल है, यानी कि पूरी तरीके से समतल है, जिसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, जो पृथ्वी की स्थिति को बताता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी झुकाव को पृथ्वी का अक्ष का झुकाव भी कहते हैं। ये झुकाव जो हमने अभी अपने ऊपर देखा, हमने और अपने ऊपर देखा, वो क्या था? ये पृथ्वी का झुकाव है, इसी को हम अक्ष झुकाव भी कहते हैं। ये देखिए, अगर हम सिंपल देखें तो पृथ्वी गोल दिखाई दे रही है, लेकिन हम इस कोण के माध्यम से देखें तो पृथ्वी हमको झुकी हुई दिखाई दे रही है। ठीक, उसके बाद एक अक्ष से उत्तरी सिरे पर, दक्षिणी सिरे पर, दोनों सिरों पर धरती दो दक्षिणी ध्रुव है, उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की दैनिक गति की। पृथ्वी की जो दैनिक गति है उससे प्रश्न बनते हैं, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अभी हमने आपको बताया कि 24 घंटे में जो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इसमें परिवर्तन क्या होते हैं? इसमें क्या मुख्यतः विशेष बात क्या है? इसमें यह है कि इसी समय की अवधि को पृथ्वी का एक दिवस कहा जाता है। ये जो घूर्णन की समय है, यानी कि 24 घंटे में जब एक घूर्णन पूरा कर लेती है, ये पृथ्वी 24 घंटे में जब एक घूर्णन पूरा कर लेती है, मान लेते हैं कि यहाँ अभी मॉर्निंग में हम लोग सो के उठे तो सूरज यहाँ है, ये पृथ्वी घूमते घूमते इस अक्ष को यहाँ जब ले आएगी, इस तरफ लेके चली आएगी, तो हमको इस जगह पे क्या हो जाएगा? अंधेरा महसूस होने लगेगा। यहाँ पास अंधेरा महसूस होने लगेगा और यहाँ पास सूर्य निकल आएगा। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत ही बड़ी है। जब बहुत बड़ी पृथ्वी है तो अगर ये घूर्णन करेगी तो डेफिनेटली हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम घूम के पहुंचेंगे, मान लीजिए यहाँ से घूमना प्रारंभ करते हैं, उल्टी दिशा में घूम रहे हैं और यहाँ जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पास अंधेरा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ हो जाएगा, हमको ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य घूम रहा है। ठीक, इसी को हम एक अवधि या दिवस कहते हैं, यानी कि एक दिन कहते हैं। 24 घंटों को हम एक दिवस या एक दिन कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं यह पृथ्वी दैनिक गति, इसी गति के कारण दिनों रात होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा और समझा। ठीक, सूर्य चंद्रमा यदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं तो पृथ्वी इसकी विपरीत दिशा में गति करती है। यानी कि सूर्य चंद्रमा और जो आकाशीय पिंड है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करती है, जो सूरज होता है। मान लीजिए ये सूरज है, बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं अभी फिगर के माध्यम से कि आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि ये सूरज है, बहुत बड़ा है। ठीक, और यहाँ पास एक पृथ्वी है हमारी छोटी सी। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक, यहाँ पास घूमते आई, फिर यहाँ पास घूमती पहुँची, फिर यहाँ पास घूमती पर पहुँची, यहाँ पास घूमते हुए पहुँची। इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी पे जो समय होता है संपूर्ण पृथ्वी पे जो सूर्य की सापेक्ष जो समय होता है वो परिवर्तित होता रहता है। कैसे परिवर्तित होता है? जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम देखें, मान लेते हैं कि सूरज पृथ्वी यहाँ पास खड़ी हुई है, पृथ्वी यहाँ पास है और वो घूमते यहाँ पहुँच गई, तो अमेरिका में उसका समय परिवर्तित हो जाता है, 5.5 घंटे का फर्क होता है। ठीक, जापान में उसका समय दूसरा होगा, जर्मनी में इसका समय दूसरा होगा, भारत में इसका समय दूसरा होगा। कुल मिला के हम जो पृथ्वी की घूर्णन गति कर रहे हैं, जो दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं, उससे दिन और रात का पता चलता है और समयों में परिवर्तन आता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, लेकिन वो गोल नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी दोनों सिरों पे थोड़ी सी चपटी हुई है। ठीक, ध्रुवों पे जो ध्रुव है उस पर वो थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है। ठीक, इसीलिए समय में इसे आगे बाद में पृथ्वी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि कुछ जगहों पे इसका सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, कहीं टेढ़ा पड़ता है, कहीं तिरछा पड़ता है। इसलिए जो मौसम होते हैं, ठीक, कहीं पास बहुत ठंडक पड़ती है, कहीं पास बहुत गर्मी पड़ती है। जहाँ पास सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी वहाँ पास गर्मी अधिक होगी, जैसे विस्तृत रेखा वगैरह का क्षेत्र है। और जहाँ पास सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पे चपटी हुई है, तो गोल नहीं है। जब गोल नहीं है तो सही तरीके से प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा ना। फिर सूर्य की ओर जाने वाले भाग में दिन, सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। ठीक, अब हमने अभी आपको बताया कि ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी इसकी चारों ओर चक्कर लगा रही है। मान लीजिए सूर्य की किरणें, मान लीजिए कि सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं पृथ्वी के, तो इस भाग पे पृथ्वी पे दिन होगा। ये जो बीचों बीच का भाग दिखाई दे रहा है, इस पे बहुत गर्मी होगी।
ठीक, यानी कि विषुवत रेखा का क्षेत्र हम मान लेते हैं कि भारत के अंदर विषुवत रेखा गुजरती है, तो यहाँ पास गर्मी होती होगी, लेकिन यहाँ पास सूर्य का उदय होता होगा, यहाँ पास सूर्य का अस्त होता होगा, और फिर जब पृथ्वी घूम के इस क्षेत्र में आ जाती है तो यहाँ पास सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती होंगी, अब फिर अंधेरा हो जाता होगा। लेकिन यहाँ पास जब सूर्य की किरणें आ जाती हैं तो यहाँ पास उजेला हो जाता होगा। यानी कि जब पृथ्वी घूम रही है, जब ये घूमने का कार्य कर रही है एंटी क्लॉकवाइज में, तो पहले सूरज यहाँ था, सूरज वही स्थिर है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है तो हमको ऐसा लग रहा है कि सूरज यहाँ पास स्थित है। फिर जब पृथ्वी नहीं घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है तो सूरज इधर है, और घूमते घूमते जब अपने ध्रुव घूम रही है तो धीरे धीरे सूरज की किरणें सीधी, सूरज तो स्थिर है, जब सूर्य की किरणें कभी यहाँ पड़ेंगी, कभी यहाँ पड़ेंगी, कभी यहाँ पड़ेंगी, कभी यहाँ पड़ेंगी, इस तरीके जब सूरज घूमता रहेगा तो दिन और रात में परिवर्तन होगा। और इन्हीं के बीच में जो डिफरेंस होता है समय का, मान लीजिए कि पृथ्वी की दूरी है, इसमें जो भी परिवर्तन होता है समय का उतार चढ़ाव देखने को हमको मिल जाता है। चलिए फिर देख लेते हैं सूर्य से आने वाले जो भाग होते हैं वो सूर्य की विपरीत भाग में अंधेरा दिखाई देता है। देखिए हमने एक फिगर इसमें पेस्ट किया हुआ है, देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये हमारा सूरज है, ठीक, ये हमारा सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। इसके अंदर क्या सबसे मोटी बात क्या है कि इसमें पृथ्वी के आधे भाग बराबर आधे भाग में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और आधे भाग में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। जब सूर्य इधर से किरणें देगा, ठीक, यहां से मान लीजिए कि सूर्य किरणें दे रहा है, यहां से सूर्य की प्रकाश पड़ रहा है और यहां से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इतने क्षेत्र में पड़ रहा है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने, तो यहां पास क्या होगा, ठंडा प्रदेश होगा, यहां पास ठंडा प्रदेश होगा और यहाँ पास भी ठंडा प्रदेश होगा, क्योंकि यहाँ पास जो ध्रुव है वहाँ पर सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पूर्ण रूप से, जब पृथ्वी एक दूरी का चक्कर तो लगा रही है एक दिन में, लेकिन 365 दिन लगते हैं उसको सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में, तब जाके यहाँ पास सूरज की किरणें वास्तविक रूप से पड़ेंगी, फिर बाद में सूरज की किरणें यहाँ पर वास्तविक रूप से पड़ेंगी, ठीक। यानी कि कह सकते हैं कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार का अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक। जब हम देख रहे हैं इस फिगर के अंदर कि सूर्य की किरणें सीधे सीधे पड़ रही हैं, तो यहाँ पास विषुवत रेखा मान लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा जो 20 से भारत पृथ्वी को 2 भागों में काटती है, तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती होगी, ठीक। यहाँ का तापमान गर्म होगा, इसलिए भारत का जो जलवायु है वो क्या है, तापीय जलवायु है। यहाँ पास ठंडी गर्मी बरसात बराबर हुआ करती है, ठीक। आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। आशा करते हैं कि ज्योग्राफी में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली होगी, ठीक। पृथ्वी के घूर्णन गति का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है उसी के कारण दिन और रात बनते हैं, ठीक। इसकी घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं, जबकि पृथ्वी के पूरे एक चक्कर लगा लेने के बाद एक साल होता है, ठीक। हमको घूर्णन गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिन और रात की प्रक्रिया घूर्णन गति से हो रही है। सूर्य, चंद्रमा तथा आदि प्रकाशी पिंड पश्चिम की दिशा की ओर गति करते हैं और पृथ्वी पूरब की दिशा की ओर गति करती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को कौन सा ऐसे ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं या पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर गति करती है। चलिए आगे देख लेते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति क्या होती है। अब साल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी एक परिक्रमा जो सूर्य की वो पूरी करती है उसको हम वार्षिक गति कहते हैं, ठीक। पृथ्वी अपने धुरी पर, चलिए इसमें जो तथ्य लिखे हैं उसको पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो मान लीजिए ऐसे प्रकार के इस प्रकार का वो चक्कर लगाती है, ठीक। 365 तई 1/4 दिन, अर्थात 365 दिन में 6 घंटे 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। इसलिए ये जो 6 घंटे का टाइम होता है ये लीप वर्ष में परिवर्तित हो जाता है, तो फरवरी 29 दिनों की हो जाती है। ये 6 घंटे का जो समय है वो 1 फरवरी का एक दिन उसको ले लिया जाता है और वो 365 दिन और 6 घंटे को कवर कर लेती है, ठीक। पृथ्वी की परिक्रमा की गति कहलाती है, ठीक। पृथ्वी की परिक्रमा की गति कहलाती है, जिसके कारण वार्षिक गति के नाम से भी इसे जाना जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे का हर चौथे वर्ष में एकत्र होकर 24 घंटे बन जाता है। 24 होते हैं ना, हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी लीप वर्ष जो होता है यानी कि 29 दिन की फरवरी हो जाती है। ये जो 6 घंटे बचते हैं ना, इसी 6 घंटे को जोड़ा जाता है, किसमें, दिनों में जोड़ा जाता है, ठीक। किसी के लिए चौथा वर्ष जो होता है, इसीलिए चौथा वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाता है, ठीक। अधिवर्ष भी कहते हैं लीप वर्ष को, जिसमें 29 की फरवरी होती है, ठीक। अधिवर्ष जो होता है वो 28 दिन का होता है,
के बजाय अधिवर्ष जो होता है वो अधिवर्ष फरवरी माह के 28 दिन के बजाय 29 दिन का हो जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर अधिवर्ष में कौन सा महीनों में परिवर्तन होता है। तो फरवरी में परिवर्तन होता है, जो 28 दिन की थी वो अब 29 दिन की हो जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष के झुकाव से वर्ष भर एक ही ओर रहता है, यानी कि जो पृथ्वी का अक्ष है उसका झुकाव पूरे वर्ष एक ही दिशा में रहता है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण वो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी हमारे भारत देश जो वो बीच में स्थित है ना, विषुवत रेखा के करीब, विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, जो प्रकार की वो है ये पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। अगर वो 23.5 अंश झुकी नहीं होती तो यानी कि सूर्य की किरणें एक जगह पे स्थिर नहीं होती। अगर वो अंडे के तरीके खड़ी होती और घूमती रहती तो डेफिनेटली जब झुकी नहीं है तो सूर्य की किरणें हर दिशा में बराबर पड़ती। जब हर दिशा में बराबर पड़ती तो ऋतुओं में परिवर्तन होना असंभव था। इस 23.5 अंश झुकी हुई है तो इसमें कुछ भागों में सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं, कम पड़ती हैं, ज़्यादा पड़ती हैं, उठती बैठती हैं। इस प्रकार ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने पक्ष में झुकी न होती तो परिमाण गति के बावजूद भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता। अभी हमने आपको बताया ना कि अगर वो एक जगह पे अगर झुकी नहीं होती, ठीक, अगर 23.5 अंश झुकी नहीं होती तो ऋतुओं में परिवर्तन ही नहीं होता। ऋतुओं में जब परिवर्तन नहीं होगा तो समझ लीजिए जीवन कैसा हो जाएगा, एकदम अनिबिक हो जाएगा। भारत सबसे अच्छा इसका उदाहरण माना जाता है कि भारत में कई प्रकार की ऋतुएं बदलती हैं। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर 12 घंटे यहाँ से पढ़ लेते हैं। वर्ष भर दिन और रात में समय अवधि में कितने 12 घंटे में बटा हुआ है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने बताया कि पृथ्वी हमारी लगभग गोल है। ये देखिए पृथ्वी हमारी लगभग गोल है और ये हमारा सूरज है। ठीक, सूरज की किरणें पड़ लेंगे पृथ्वी पे सूरज की किरणें पड़ लेंगे। समझते चलिए अच्छे तरीके से ताकि आपको दोबारा इस चीज़ को पढ़ना ना पड़े। जब पढ़ना नहीं पड़ेगा तो डेफिनेटली हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ लिया जाए, अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। 12 घंटे में पृथ्वी का ये वाला जो पक्ष है वो घूम के किधर आ जाएगा, घूम के इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पास अब रात हो जाएगी, इस क्षेत्र में रात हो जाएगी, डेफिनेटली होनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की उस अक्ष की जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। पहले सूर्य की किरणें इधर पड़ती थी, अब जब पृथ्वी घूम के इस तरफ आ जाएगी तो सूर्य की किरणें इस तरफ पड़ने लगेंगी, है ना। ऐसा मानेंगे कि सूर्य हमारा कहाँ आ गया है, सूर्य हमारा इस तरफ आ गया है, सूर्य हमारा इस तरफ आ गया है। देखिए समझने का प्रयास करिए। पहले सूर्य की किरणें इस तरफ पड़ती थी तो 12 घंटे परिवर्तन हुआ, तो धीरे धीरे जब पृथ्वी इधर घूमने लगी तो 12 घंटे के बाद सूर्य की किरणें इधर आ जाएंगी। जब इधर आ जाएंगी तो इस तरफ रात हो जाएगी और इस तरफ दिन हो जाएगा। इसलिए 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात होती है पृथ्वी पे। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। इसलिए बदलती है क्योंकि ये दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में भ्रमण करती है। पृथ्वी कैसे करती है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ा कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार, जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में, ये पृथ्वी है ये दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में परिक्रमा कर रही है सूरज की। तो जब ये दीर्घवृत्ताकार, मान लीजिए कि ये सूरज है, इसकी परिक्रमा करके अभी इसकी सूर्य की हम मान लेते हैं कि अभी जो मेन इसकी डिस्टेंस है ये बहुत दूर है। ठीक, लेकिन जब सूरज दीर्घवृत्ताकार में जब वो परिक्रमण करेगी तो डेफिनेटली यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक, यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा वो थोड़ी जगह प्राप्त कर लेगा, यानी कि दूरी कम हो जाएगी। फिर यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा उसकी दूरी कम हो जाएगी, फिर यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा उसकी दूरी कम हो जाएगी, यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा उसकी दूरी कम हो जाएगी, और इस तरफ दूरी कम हो जाएगी, इस तरफ दूरी कम हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है तो उसकी दूरियों में घटता बढ़ता रहता है। इससे क्या होता है, कभी पृथ्वी पे दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। इस प्रकार इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें पॉइंट दिया गया है, अच्छे प्रकार से पॉइंट दिया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। अभी हमने बताया कि पृथ्वी जब यहाँ पृथ्वी जब यहाँ थी, जब सूर्य की चारों चक्कर लगाएगा तो दीर्घवृत्ताकार, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट पहुंच जाती है स्थिति, और जिसे हम अपसौर कहते हैं। इसको एक नाम दिया जाता है। कौन सा नाम है, अपसौर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर रहता है कि न्यूनतम दूरी पर रहता है। तो आपको क्या कहना है, निकटतम दूरी पर रहता है, न्यूनतम दूरी पर रहता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होता है। इसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वृत्ताकार स्थिति में वृत्ताकार चक्कर लगा रही है ना। जब वृत्ताकार चक्कर लगाएगी तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पास पृथ्वी सूर्य की एकदम निकटतम दूरी प्राप्त करती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य की एकदम दूरी प्राप्त करती है। इसे हम क्या कहते हैं, अपसौर भी कहते हैं। ठीक, इसे हम अपसौर भी कहते हैं।
इसे हम अपस्वार कहते हैं। ठीक, दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है। अब देखिए गर्मी का इससे मतलब गर्मी से है। दोपहर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, हम लोगों को लगता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लग जाती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगेंगी तो हम लोग छांव ढूंढते हैं, पेड़ पौधे ढूंढते हैं। ठीक, पृथ्वी जब अपनी सीध में आ जाता है, यानी कि 6 घंटे का जब टाइम बीत चुका होता है तो पृथ्वी एकदम सीधो सीधा जाती है और इसमें सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं। ये मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि हमारा सूर्य है और सूर्य की किरणें जब सीधी सीधी पड़ेंगी, ये सूर्य की किरणें जब सीधी सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर गर्मी इकट्ठा ज़्यादा होगी, यहाँ गर्मी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। इसलिए हमको दोपहर के 12 बजे यानी कि दोपहर में हमको गर्मी अधिक पड़ती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, सूरज नहीं ढलता है जबकि पृथ्वी अपनी गति पे घूमती है, सूरज नहीं ढलता। हम लोग ऐसा मानते हैं, बोलते हैं कि सूरज ढलने लगा है। जब सूरज ढलने लगता है तो गर्मी का एहसास कम होने लगता है। जो हम लोग कहते हैं कि शाम हो गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, इस तरीके से हम लोग बातें करते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग मानव हैं, मानव व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो देखने को मिलते ही रहते हैं। उसी प्रकार हम अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार प्रातः सायंकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब शाम होगी तो तिरछी पड़ेंगी डेफिनेटली, क्योंकि पृथ्वी कहाँ से घूम रही है, घूमना प्रारंभ कर रही है, तो कभी यहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी। मान लीजिए कि सूरज यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए सुबह सूरज है तो सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं। ठीक, इस तरह पड़ रही है। अब पृथ्वी घूमते घूमते चक्कर यहाँ लगाई तो सूरज यहाँ हमको दिखाई देने लगा। गोल गोल बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार। यहाँ पड़ने लगा, जब यहाँ पड़ने लगी तो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ने लगी। ठीक, यहाँ पड़ने लगी तो बीच का जो क्षेत्र था, यानी कि जो पृथ्वी का सूरज था, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि बार बार समझ जाने से बेटर है कि एक बार समझना। ठीक, जब सूर्य की किरणें यहाँ पास इस क्षेत्र में होंगी तो यहाँ गर्मी अधिक होगी, जब इस क्षेत्र में होंगी तो सूरज यानी कि सुबह हो रही है यानी कि सूरज की गर्मी कम है, शाम होने लगी तो सूरज की गर्मी कम हो गई। ठीक, ऐसे परिवर्तन हमको देखने को मिलते रहते हैं जो हमको ऋतुओं के बारे में, ठीक, दैनिक के बारे में, गर्मी का सर्दी का एहसास प्रदान कराती है। इस प्रकार इस समय प्रकाश की तीव्र दोपहर की तुलना में कम हो जाती है, यानी कि गर्मी में जब सूर्य की पृथ्वी जब घूम की दूसरी छोर में पहुंचने वाली होती है तो हमको गर्मी का एहसास कम होने लगता है, यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, ध्रुवों पे जाने लगती है। इसलिए सूर्य की किरणों की वजह से हमको गर्मी का एहसास कम होता है, हमको ऐसा लगता है कि शाम हो गई, सर्दी आ गई। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ऋतु के परिवर्तन कैसे होते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कर्क रेखा कहाँ है। ठीक, उस पे कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तब प्राप्त होता है, यानी कि सबसे अधिक गर्मी कर्क रेखा पे तभी पड़ती है। कब? 21 जून को, जिससे यह समय गर्म का मौसम कहलाता है। ठीक, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। हमने आपको गोलार्ध बताए थे। ठीक, गोलार्ध बताए थे, सॉरी थोड़ा सा छोटा कर ले, हटा देते हैं, दोबारा से बना देते हैं। ठीक, हमने आपको गोलार्ध बताए थे। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये वाला भाग, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ये वाला भाग। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा में पड़ेंगी सीधी, जब कर्क रेखा में सीधी पड़ेंगी तो यहां पर गर्मी सबसे ज्यादा होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें, सूरज ऊपर है यानी कि पृथ्वी अपनी दैनिक गति के कारण घूम रहा है, यानी गर्मी में आधी डिस्टेंस पूरी कर चुका है, पृथ्वी आधी डिस्टेंस पूरी कर चुकी है, तो सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होने लगती है, यहाँ पास इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी ज़्यादा होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी नहीं पड़ पाती हैं। समझ में आ ही रहा होगा, आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं पॉइंट क्या है। जिसे यहाँ पास गर्मी का मौसम होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, आजकल का जो समय है, मान लेते हैं कि उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत में आजकल गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दक्षिण भारत में जहाँ समुद्री इलाके हैं वहाँ पास गर्मी कम पड़ती है। क्यों? गोलार्ध के कारण। हमारा भारत देश कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरे भारत में इस समय गर्मी का माहौल होगा, यानी कि गर्मी आ गई, मई जून आ गई तो गर्मी आ गई। ठीक, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पास दक्षिणी गोलार्ध के टचाव के कारण, यानी टच होने के कारण, दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ का प्रवेश करने के कारण वहाँ पास गर्मी का मौसम कम होता है। जैसे केरल देख लीजिए, केरल में अधिकतर गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में टच हो जाते हैं। लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध यानी कि जब उत्तर भारत में गर्मी पड़ने लग जाए, सर्दी पड़ने लग जाए, तो दक्षिणी भारत में गर्मी का एहसास होने लगता है। ठीक, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का माहौल होता है। ठीक, इस समय को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इस समय को एक और चीज़ कहा जाता है, इस समय को सूर्य का उत्तरायण होना, यानी कि सूर्य उत्तर की ओर पहुंच गया, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। ये है हमारी पूरी पृथ्वी की कलाएं। ठीक,
ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर उसकी वास्तविक परिक्रमा के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, जो अभी हम ऊपर गोला बना बना के समझाने का प्रयास कर रहे थे, इसको इस फिगर के माध्यम से बताया गया है। ये जो फिगर बनाया गया है, ये जो फिगर है, इस फिगर को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये आपके जीवन में सबसे उपयोगी होने वाला है। ठीक, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है, मान के लेते हैं, उसको दिखाया गया है सूरज है। ठीक, और ये पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, इसमें विषुवत रेखा। आप देख लीजिए उत्तरी ध्रुव, जब पृथ्वी यहाँ घूम रही है, फिर यहाँ घूम रही है, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर चला रही है, चक्कर लग रही है। जब दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर चलाएगी तो सीधे सीधे क्या होगा, इसमें ऊपर क्या होगा, शीत ऋतु होगी, विषुवत रेखा होगी, वसंत ऋतु होगी, दक्षिणी ध्रुव होगा। ये जो ध्रुव दिए हुए हैं उसके पहले यहाँ सूर्य की किरणें पड़ी, हमने आपको बताया कि मकर रेखा, मकर वृत्त जब होगा यानी कि गर्मी यहाँ हो जाएगी। ठीक, फिर उत्तरी ध्रुव इस तरह पहुंचेगा तो यहाँ पर गर्मी और सर्दी का माहौल बदल जाएगा। फिर धीरे धीरे ये परिक्रमाएं करती जाएंगी। इस परिक्रमा के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि पृथ्वी की जो भी गतियाँ होती हैं वो व्यवहारिक तौर पे, जो हम लोग बोलते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, ऋतुएं परिवर्तित होगी, बसंत आ गया, इसी के कारण होती है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक, भूमध्य रेखा हमने आपको बताई थी कहाँ है। ठीक, नहीं तो ऊपर देख लीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भूगोल पढ़ना है तो सही तरीके से उसके मैप को देखना जरूरी है। अगर मैप लेके बैठ जाएंगे, मैप अपने पास लेके बैठिए, ये मिलते हैं मैप और पृथ्वी की चंद्रकलाएं, अच्छे 6-7-8 की किताब खोल लीजिए, नहीं तो मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे देखिएगा, फिगर्स मिल जाएंगे, तो फिगर को खोल के बैठिए और तब पढ़ना शुरू करिए। डेफिनेटली आपको किसी प्रकार के कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तब प्राप्त होता है, तब कब प्राप्त होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसके कारण यहाँ समय गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। पूरी पृथ्वी पर इस दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी कि 12 घंटे पर पूरी पृथ्वी जो होती है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, इन 2 दिन यानी कि 21 और 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं, यानी कि 12 घंटे का पूरा दिन होता है और 12 घंटे की पूरी रात होती है। इन तिथियों को विषुवत कहते हैं। ठीक, इन तिथियों को क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं। आगे देख लेते हैं। 21 मार्च को वसंत विषु होता है, शुरू हो जाता है, वसंत ऋतु यानी कि शुरू हो जाती है 21 मार्च को। 21 मार्च का जो दिन था, मान लीजिए कि वसंत ऋतु का प्रारंभ 21 मार्च से माना जाता है, लेकिन हम लोग त्यौहार के माध्यम से मनाते हैं तो ये दिन आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि हमने जो वो बनाया था पृथ्वी, इसका उत्तरी गोलार्ध और ये इसका दक्षिणी गोलार्ध। हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से कि 21 मार्च जो 21 मार्च है, ये जो 21 मार्च का दिन है, 21 मार्च को विषुवत यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि यहाँ वाले पोर्शन में क्या शुरू हो जाती है, वसंत ऋतु। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ वसंत ऋतु शुरू हो जाती है, यानी गर्मी प्रारंभ हो जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, यहाँ पास दक्षिणी गोलार्ध के जो देश होते हैं वहाँ पास शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। आगे समझ में अच्छे तरीके से। इस समय दोनों गोलार्ध में एक समान मौसम पाया जाता है, यानी कि ऐसा मौसम पाया जाता है कि न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो, क्योंकि यही से प्रारंभ होना है। इन दोनों देशों में क्या हो रहा है, न तो सर्दी का एहसास हो रहा है ज़्यादा, न गर्मी का एहसास हो रहा है, दोनों में समान रूप से होते हैं। और फिर जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी बढ़ती जाती है। ठीक, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसमें प्रश्न दिया है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति को चूर का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत क्रांति कहते हैं। अर्थात जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ने लगती हैं तो इसे दक्षिणायन कहते हैं या फिर मकर संक्रांति कहते हैं, जो हम लोग मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते नहीं हैं। ठीक, इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक भूतप्त होता है, यानी कि मकर रेखा पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, जिससे यहाँ का समय गर्मी के मौसम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की सापेक्ष बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन अपेक्षाकृत बड़े होने लगते हैं और रात छोटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रही है। जब दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाएगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा। मान लेते हैं पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रही है, सूर्य की किरणें पहले यहाँ सीधे पड़ती थी, अब यहाँ पास पड़ना प्रारंभ करती हैं, ये गर्म रेखाएं हैं, सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं,
तो यहाँ से यहाँ तक आने में पृथ्वी को समय लगता है, तो इसलिए दिन बड़ा दिखाई देता है। और दिन बड़ा दिखाई देता है तो हमको रात छोटी दिखाई देगी, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना टोटल। 24 घंटे में यदि हम 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे दिन का एहसास करते हैं, तो 10 घंटे ही का ही तो रात का एहसास बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? उसके बाद हम इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्षितिज क्या होता है। क्षितिज, हॉरिजॉन, यहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक, क्योंकि सिंपल तरीके से देखिए, ये पृथ्वी है, हम किसी पहाड़ पे घूमने जाते हैं, समुद्र में, नदी के किनारे, मान लेते हैं सिंपल तरीके से ये समुद्र है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये भाग समुद्र है। अब हम समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, हम अगर समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, ठीक, अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हो गए, मान लीजिए यहाँ हम खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से हम जब देखेंगे, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखाई देगा कि पृथ्वी का अंत यहीं पास है ना? ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो आसमान है, ये जो आसमान है, पृथ्वी का ये छोर है और ये जो आसमान है, ये आपस में मिला हुआ है, इसलिए हमको ये क्षितिज दिखाई देता है। और ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है कि बस पृथ्वी का समाप्ति यहीं पर हो गई है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, पृथ्वी की ताप कटिबंध क्या होता है? ठीक, ऐसा एरिया जहाँ पर ताप अधिक होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय एरिया होता है। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय एरिया। ठीक, अभी हम आपको गोलोक के माध्यम से समझाएंगे। इन क्षेत्रों में सूर्य की सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक, हमने आपको बताया था ध्रुव के बारे में कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा है। ठीक, और ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा थोड़ा पैरेलल है, तो हम इसको बनाए कैसे? इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, अगर बन जाता है सही से। तो ये जो पैरेलल रोड रास्ता दी गई है, मतलब ये पैरेलल दी गई है। ठीक, और ये क्या है? मकर रेखा। जो चीजें दिखाई देती है हमको इन तीन काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से दिखाई देती है। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो इसके बीच में डिफरेंट पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में काफ़ी डिफरेंस है ना? डिफरेंट दिखाई देता है। अगर आप ग्लोब देखेंगे उठा के तो इसमें देखेंगे, और फिर साथ साथ इसमें काल्पनिक रेखाएं बनी होती हैं। अब काल्पनिक रेखाओं को हम दर्शाने का प्रयास करते हैं, जैसे खड़ी खड़ी रेखाएं नहीं देखने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती हैं, इसके अंतर्गत 4 अंश का कोण बनाया जाता है। इसी के माध्यम से हमको पृथ्वी के ताप कटिबंधी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य एवं दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा के आर्कटिक वृत्त के मध्य तापमान रहता है। इसे हम शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। ये जो दिया हुआ है इसके मध्य और इसके मध्य, इन दोनों के बीच उष्ण कटिबंधी है। और ये ताप जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली रेखा, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी आर्कटिक अंटार्कटिक वृद्धि के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंडा होता है। यहाँ पर सूर्य कभी भी क्षितिज जैसे ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप सभी को पृथ्वी की गति के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और जो जो जानकारी आपको दी गई है पृथ्वी की गति की, इसको आप स्वयं तरीके से अपने अनुमान से, जो प्राथमिक विद्यालयों में आप लोगों को पढ़ाया गया है या आपने किसी के माध्यम से सुना है, उसको जोड़ने का प्रयास करें। जोड़ने के बाद जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका अनुभव शेयर करें। धन्यवाद।